तो दिस हैज़ बीन द कॉमन सीन विद ईच एंड एवरी मुस्लिम। ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रहा है, कईयों के साथ हो रहा है। और ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने हिंदुस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया है। हज़ारों लोग हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं मुसलमान इन चीज़ों से तंग आकर, बट दे हैव बेटर ऑप्शंस। उनके पास पैसे हैं, वो शरीयत ख़रीद सकते हैं, उन्होंने शरीयतें ख़रीदी हैं, ठीक है। कनाडा में जाकर, जर्मनी में जाकर, जो उनकी अपनी कंडीशन होती है कि इतने करोड़ रुपए जमा कर दीजिए, फिर इतना लोन मिल जाएगा और आइए और हमारे यहाँ लोगों को जॉब प्रोवाइड कीजिए, तो वो कंडीशन को पूरी करते हैं, वो कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन मुसलमानों के पास ये होता है कि वो टर्की की तरफ चले जाएं, अज़रबैजान की तरफ चले जाएं, या मलेशिया की तरफ चले जाएं, इंडोनेशिया की तरफ चले जाएं। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम माशरे में रहना चाहते हैं। तो आपने पाकिस्तान की बाकायदा प्लानिंग की यहाँ आने की, और क्या तरीका? देखिए, पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में एक मोहब्बत का जज्बा तो है, कुदरती तौर पर है, क्योंकि इस मुल्क को बनाने में हमारे जदाद का भी एक रोल है और बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि उनको हमेशा इस बात पर गुस्सा आता है कि भाई तुम्हारा तो मुल्क बन गया, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमसे कहा जाता है कि मुसलमानों के दो ही स्थान मतलब जगह, या पाकिस्तान या कब्रिस्तान। यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर, वो कहते हैं वंदे मातरम कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। इस तरह के उनके बहुत सारे स्लोगन्स हैं। जो स्कूल सरकारी मुसलमानों के इलाके में होते हैं, वहाँ किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं होती, लेकिन वंदे मातरम ज़रूर पढ़ाया जाता है, भोज मंत्र ज़रूर पढ़ाया जाता है, ठीक है। सरस्वती की पूजा ज़रूर कराई जाती है, या वो जो क्या कहते हैं उसे, हर स्टूडेंट से नमस्कार, हाँ जी जी जी, सबके साथ। वो हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। अब हिंदू मुस्लिम इलाके में कम होते हैं, मुसलमान ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको भी करते हैं। बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर ग़ुलाम अली साहब की गज़ल का था, जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो फिर वहाँ चीज़ें बहुत तब्दील हो जाती हैं, हालात बिगड़ने लगते हैं। एक ख़बर पहले बताते हैं, और ख़बर ये हिंदुस्तान के लोगों को के लिए एक सबक है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो फ़िरका वारियत या कम्युनलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, संजीदा किस्म के लोग हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये एक सबक है। हो क्या रहा है ये देखें। भारत से एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसनैन अपने बेटे इसहाक अमीर के साथ पाकिस्तान में शरण लेने के लिए पहुंच गए हैं। वो गैर कानूनी तरीके से अफ़गानिस्तान के रास्ते कराची पहुंचे हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत संगीन है। भारत में उनका आरोप है कि भारत में उन्हें धार्मिक द्वेष और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, और वो वापस जाने के बाद पाकिस्तान में मरना या जेल में रहना पसंद करेंगे। ये दोनों जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, कराची के इलाके अंचोली में जो ईटी होम है, ईटी फाउंडेशन, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक जो शेल्टर होम्स होते हैं उसमें रह रहे हैं। उन पर ईटी होम से निकलने पर पाबंदी है, और 2 पुलिस अधिकारी उनकी निगरानी के लिए वहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। मोहम्मद हसनैन की उम्र 66 साल है, और उनके बेटे जो उनके साथ में हैं इसहाक अमीर, उनकी 31 साल उम्र है। ये जो रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं ये BBC से रिपोर्ट है। उन्होंने BBC से बात करते हुए दावा किया कि वे इस साल 5 सितंबर को दिल्ली से अबू धाबी गए थे, जहाँ से उन्होंने अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाया। वो काबुल पहुँचे और वहाँ से कंधार में स्पिन बोलदेक में कुछ लोगों से पैसे लेकर उन्हें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र चमन में दाखिल होने में मदद की। चमन के अंगूर आपने सुने होंगे, ये वही इलाका है चमन। वहाँ के अंगूर बहुत मशहूर है, जो पाकिस्तान का सरहदी इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में। मोहम्मद हसनैन ने बताया कि चमन से हमने कोयटा के लिए 10,000 रुपये में टैक्सी पकड़ी, और उसी टैक्सी को 50,000 रुपये देकर हम कोयटा से कराची पहुँचे।
मोहम्मद हसनैन एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो भारत में एक अखबार भी चलाते थे। उनके अखबार का नाम है द मीडिया प्रोफाइल और ये उर्दू में अखबार है उनका। यहाँ पर जब आप हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो BBC ने पब्लिश की है, आज ही की रिपोर्ट है, वो आपको मिल जाएगी। और मोहम्मद हसनैन के मुताबिक होटल में रहने की जगह न मिली तो वो खुद पुलिस अफसरों से मिले और उनको अपनी जो कहानी थी वो बताई और कहा कि वे सीमा पार करने के मुलजिम हैं और शरण चाहते हैं। उनके मुताबिक फिर पुलिस ने खुद उनको ईडी सेंटर पहुंचा दिया। मोहम्मद हसनैन ने बताया कि भारत में वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े थे और दिल्ली में 8 पन्नों का एक अखबार, साप्ताहिक अखबार चार्जशीट निकाला करते थे, जिसका नाम बाद में बदलकर द मीडिया प्रोफाइल रख दिया गया था। मोहम्मद हसनैन का जन्म झारखंड के शहर जमशेदपुर में सन 1957 में हुआ था। उनका कहना है कि वह पिछले कई साल से दिल्ली में रह रहे थे। 1998 में उनकी शादी हुई जो पौने 4 साल चली। उसी शादी से 2 बेटों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा इसाक अमीर उनकी इकलौती संतान है। मोहम्मद हसनैन की 2 बहनें ज़बुन्निसा और कौसर हैं। बड़ी बहन ज़बुन्निसा उनसे 21 साल बड़ी हैं और झारखंड में रहती हैं, जबकि छोटी बहन कौसर लखनऊ में रहती हैं। 31 साल के इसाक अमीर ने बताया कि वह मदरसे जाते थे, जहां उन्होंने कुरान पढ़ना सीखा और कुरान हाफिज हुए। उनके पिता उन्हें आलिम दीन या वकील बनाना चाहते थे, लेकिन वे 10वीं और 12वीं के बाद रोज़गार में लग गए। वे अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS से 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त की। इसाक के मुताबिक उन्होंने 2014 से 2019 तक डीन ब्रॉडबैंड के नाम से एक कंपनी में काम किया। उन्होंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया था और अप्रैल 2021 से 15 अक्टूबर 2021 यानी लगभग 6 महीने तक दुबई की एक कंपनी में सेफ्टी इंस्पेक्टर की नौकरी भी की। 2021 में भारत वापस आने के बाद नाइगोस इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट का कोर्स किया। इसाक अमीर ने बताया कि अबू धाबी की एक कंपनी में उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया था, जिसकी तनख्वाह 4000 दिरहम थी और 10 सितंबर 2023 को ही नौकरी शुरू करनी थी। उनके मुताबिक हमने हिजरत यानी भारत छोड़ने का पूरा प्लान बना रखा था। वालिद साहब ने कहा कि इस देश में नहीं रहना, तो 5 सितंबर को हमने टिकट करा लिया। पिताजी ने कहा कि एक बार कोशिश करते हैं, अबू धाबी से अफ़गानिस्तान चलकर देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। इन दोनों बाप बेटों के पाकिस्तान जाने के फैसले पर भारत में उनसे परिचित कम से कम 3 लोगों ने BBC से बातचीत में आश्चर्य व्यक्त किया। उनका कहना है कि उन्हें उनके पाकिस्तान जाने के बारे में मीडिया के जरिए खबर मिली है। अब M हाशमी ख़ुद को मोहम्मद हसनैन का वकील बताते हैं। हाशमी का कहना है कि उन्हें भी उनके पाकिस्तान जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ये शख्स जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान गया है और वहाँ पर असाइलम वहाँ पर मांग रहे हैं वो, और अभी ईडी फाउंडेशन में है। हालात इतने बदतर क्यों होते जा रहे हैं, लोग इतने क्यों डरे हुए हैं, ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए सरकारों में बैठे लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचानो, दूसरे साहब कहते हैं कब्रों से निकाल करके बलात्कार। एक साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अभी हाल ही में गाली दी है मुस्लिम सांसद को।
आतंकवादी, कटुए, मुल्ले, नक्सलवादी, और बाहर देखूंगा। पार्लियामेंट में बोलने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा, तो कह रहा है बाहर देखूंगा, पार्लियामेंट के बाहर, यानी तो उसको पीटूंगा, जो भी सबक सिखाऊंगा। जैसे ही कोई मुस्लिम किसी बात को कहता है, उसके ऊपर सब चढ़ बैठते हैं। मीडिया भारत का बहुत खूंखार हो चुका है, और ये मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो भारत के मुसलमानों को ही कसूरवार ठहराते हैं हर बात के लिए। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हुआ करती थी कभी, उस वक्त भी बड़ी अजीब व गरीब बातें होती थी। फिर CNRC के जब प्रोटेस्ट दिल्ली के शाहीन बाग में हुए और देश भर में होने लगे, उस वक्त भी भारत की मीडिया ने किस तरह के आरोप भारत के मुसलमानों पर लगाए थे। आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, इनको बाहर से फंडिंग हो रही है, इनके लिंक्स बाहर से हैं। आमिर खान ने एक बहुत छोटी सी बात बोली थी कि उनकी पत्नी जो कि गैर मुस्लिम है, उन्होंने कोई बात उनसे कही थी कि उनको डर लगता है इस बात से बच्चों को लेकर के कुछ। आमिर खान को एंटी इंडियन घोषित कर दिया गया, उसकी फिल्मों का बाइकआउट हुए। पठान फिल्म आने वाली थी शाहरुख खान की, उसका बाइकआउट हुआ। रणबीर कपूर भारत के दिग्गज फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी फिल्म इंडस्ट्री कपूर ख़ानदान है। उनका ग्रैंडसन राज कपूर का, वो बीफ खाता है, मांस खाता है, इसलिए उसकी फिल्मों का बाइकआउट। 1914 के बाद जैसे ही भारत के अंदर रिजीम चेंज हुई और नई रिजीम यहाँ पर हुकूमत में आई, उसके बाद से अगेंस्ट मुस्लिम्स हेट स्पीचेस और लिंचिंग और किलिंग ये आमतौर पे हो गई। जगह जगह पर मुसलमानों को पकड़ के मारना, पीटना, घर में क्या खा रहे हैं आप, इस बात को जा कर के घुस के देखना, तलाश करना, फ्रिजों को खंगालना, खकोड़ना, और फिर उनको घेर करके घर के अंदर ही कत्ल कर देना। रास्ते में चलने वाले लोगों को रोक करके उनकी लिंचिंग होना। वर्दी पहन करके एक सरकार का जिम्मेदार सोल्जर ट्रेन के अंदर रोक लेता है, ट्रेन के अंदर लोगों से नाम पूछ करके गोलियां मारता है, मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुलाजिम था, CISF का या CRPF का वो मुलाजिम था। धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उनमें हाथों में तलवार, बर्छे, भाले, बल्लम, तमंचे, राइफलें, बंदूकें लेकर के वो प्रदर्शन होते हैं। और ख़ास तौर से जब मुस्लिम कोई मोहल्ला होता है, मुस्लिम कम्युनिटी की जगह होती है, वह मस्जिदों के सामने जा कर के फिर वो प्रदर्शन होते हैं। और कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। 1 घंटा नहीं लगेगा और इस पर हमेशा के लिए पाबंदी हो जाएगी। सरकार अगर चाहे तो विदिन 1 आवर, गवर्नमेंट में के पास बहुत ताकत होती है, सरकार चाहे तो भारत के अंदर से मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म हो गई। मुस्लिम्स का कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। जिनका लेदर का कारोबार हुआ करता था, जो लोग फुटवेयर वगैरह के कानपुर में, कोलकाता में, दीगर जगहों पर कारोबार करते थे, वो ख़त्म है। अलीगढ़ में ताले का उद्योग था, वो लगभग ख़त्म है। फैक्ट्री मालिक और ट्रेडर हो गए, वो चाइना से ख़रीदते हैं माल और बाज़ार में बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बंद कर दी। कुछ कारखाने लोग हिम्मत करके चला रहे हैं। जो कारखानों में काम करती थी लेबर, वो बाज़ार में बैठ कर के सब्जियाँ बेच रही है, फल बेच रही है। टारगेट करके CNRC लेकर के आए, किस लिए लेकर के आए? मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करना था, उनको रिहैबिलिटेशन नहीं, डिटेंशन सेंटर्स में डालना था। अब ये तो चीज़ें सबकी समझ में आती हैं, आखिर चल क्या रहा है। अफसोस की बात यह है कि
अदालतों ने भी कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। हम यहाँ पर मोहम्मद हसनैन का कोई बचाव नहीं कर रहे हैं, किसी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो फैक्ट्स हैं उन पे बात हो रही है फ़िलहाल। अदालतों ने भी कोई जो होना चाहिए सीरियसनेस, बहुत सारे मुस्लिम के मामला थे उन पर नहीं दिखाई। आप किसी को कोई भी चीज़ दे दोगे, मालिक कोई है, हक किसी को दे दोगे आप। जिसको गांव देहात में कहते हैं कि धींग मारे रोने न दे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रॉपर्टी का ओनर कोई है और ये जस्टिस होगा कि उसका ओनर किसी और को बना दिया जाए। मस्जिद को ढहा दो आप, एक भी आदमी कसूरवार नहीं है। लाखों लाख लोगों ने, पूरी दुनिया ने नेकेड आई से देखा कि दिन के वक्त मस्जिद को ढा दिया गया, बाबरी मस्जिद को। एक आदमी को भी सजा नहीं हुई, सब बरी हो गए। और शोले फिल्म में जिस तरह से था कि सारे के सारे बच गए। ये चीज़ें मुल्क में चल रही हैं, आम बात है। अपोजिशन से कोई बोलता है, मुस्लिम ही नहीं सब शिकार हो रहे हैं, सब एक डंडे से आगे जा रहे हैं। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी हावी हुई है मुल्क के अंदर, सिस्टम के अंदर, सिस्टम के ऊपर, वो सबको एक डंडे से आंक रही है। अपोजिशन से कोई बोलता है, फार्मर्स बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की सरहदों पर, खालिस्तानी आतंकवादी, किस तरह के उनके आरोप लगाए गए। जाट आंदोलन, मीडिया इस तरह की बदमाशी करता है क्योंकि मीडिया में सब उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। पहलवान आती हैं निकल करके, अपनी तकलीफ बताती हैं, परेशानी बताती हैं और पूरे मुल्क के सामने अपना रोना रोती हैं। ब्रजभूषण के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो अभी भी आज की तारीख में भी आराम से घूम रहे हैं। इस तरह से जस्टिस हुआ करते हैं, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चला करता है। लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे। जहाँ कहीं भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में कानून का राज नहीं रहता है, वहाँ की चीज़ें हमेशा डिस्टर्ब हो जाती हैं। वहाँ की सोसाइटी में, उस मुल्क में बदअमनी फैल जाती है। मणिपुर में पिछले 5 महीने से कत्ल वारत चल रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं है। 56 सेकंड का एक उन्होंने बयान दिया था जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को साथ में शामिल कर दिया था। मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के फ्रांस में, अमेरिका में और दुनिया भर की उनकी यात्रा हो गई। मणिपुर भारत के अंदर है, भारत का राज्य, वहाँ जाने को तैयार नहीं है। जो चीज़ें भारत के बंटवारे के बाद थी, बंटवारे के बाद भारत के मुसलमानों को डरा करके रखा गया दशकों तक कि तुम जिम्मेदार हो भारत के बंटवारे के। जहाँ कोई मुसलमान बोलता था यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीज़न ऑफ इंडिया, उसको लगता था कि शायद जिना मोहम्मद अली जिना का मैं उनका कोई रिश्तेदार हूँ, इसलिए ये गलतफहमी से ऐसी बात बोल रहे हैं। भारत का डिवीज़न ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, उनका कार्यक्रम था, कोई नहीं रोक सकता था उसको। ब्रिटिशर्स से हुआ कितने करते थे भारत में, मार के भगाते थे सब लोग। 1947 के बाद भारत के अंदर हज़ारों दंगे हुए हैं। भागलपुर, मलियाना, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, भिवंडी, अलीगढ़, मतलब आप देखें 1990 ऐसा साल था जिस वक्त पूरे देश भर में दंगे भड़के थे बाबरी मस्जिद के मामले पे। हज़ारों लोग मारे गए थे उसमें। क्यों मारे गए थे? अडवाणी की रथ यात्रा की वजह से। किसी को सज़ा नहीं हुई, सब बच गए। ये कानून है। अब आप हसनैन को सब गालियाँ दीजिए मिल करके, तो कोसिए, उसको बताइए सब आतंकवादी है। और आईएसआई का या जो भी कहीं का ISIS और ये सब, क्योंकि यहाँ भारत में पकड़ के ISIS
वो अफ़गानिस्तान, काबुल और वो इराक़ और सीरिया, यमन, वहाँ पे उसके लिंक्स भारत के लोगों से दिखाए जाते हैं, भारत के मुसलमानों से। क्या ताल्लुक है भारत के मुसलमानों का? एक सिंगल इंसिडेंट में भी कोई इंडियन मुस्लिम कभी किसी भी टेररिज्म में नहीं शामिल रहा है, एक्सेप्ट कश्मीरी। कश्मीर का एक अलग इशू है। रेस्ट ऑफ इंडिया में कभी कोई मुस्लिम ने, किसी भी मुस्लिम ने अगेंस्ट इंडिया कोई एक्ट नहीं किया है। हज़ारों लोग जेलों में भर दिए गए, तबाह कर दिए गए। 24 साल बाद वो छूट करके आते हैं जेलों से कि ये निर्दोष हैं। बचता क्या है 20 साल 22 साल जेल में रहने के बाद? इंसान की आंखों की रोशनी चली जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसका जिस्म बीमारों से बदतर हो जाता है। उसके पास क्या बचता है? उधर उसके घर, फैमिली, पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो चुका होता है। तो देश के अंदर बंटवारे के बाद से जो चीज़ें चल रही थी, अब जो बोले उसी पर मुसीबत है। मुश्किल तो ये सच कहना, सच बोलना मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि सच बोलना मुश्किल होता है, सच सुनना उससे भी मुश्किल होता है, और सच पे चलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सच सुनने को तैयार नहीं, सच बोलने को तैयार नहीं, और सच पे चलने के लिए तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है कोई भी। गुजरात में इतने बड़े फसाद हुए, हज़ारों लोग मारे गए वहाँ पर। 1984 में कत्लेआम हुआ सिखों का, कितने लोगों को सजाएं मिली हैं। लोग इन चीज़ों को कैसे भूल सकते हो? सिख, कौन सा सिख ऐसा है जो 1984 के नरसंहार को भूल जाएगा? आप मुंह पे टेप लगाओगे, कोई चीन वगैरह से मंगा के ताले लगाओगे मुंह पर बंद करने के लिए। गुजरात में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, जितने उसके मेन करता धरता थे। अब देखिए कौन कहाँ पर है। जेल से रेपिस्ट को, मर्डरिस्ट को, उनको जेल से 15 अगस्त के दिन छुड़वाया जाता है और उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को। नॉनसेंस। मुल्क के अंदर जो कुछ चल रहा है सब परेशान है उससे। जितना भी जो देश प्रेमी समाज है भारत का, जो फासिस्ट हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनको छोड़ करके हर इंसान इस वक्त परेशान है। बोलने से डरते हैं, क्या करें, मजबूरी है। बोलते हैं तो फिर सबके सामने है। किसके साथ क्या होगा कोई पता नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़, और आदत डालिए फिर भी बोलने की। डरिए अपने गुनाहों से, बुराइयों से, बुरे लोगों से। हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, अच्छे काम करिए, मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए, लोगों को साथ लेकर के चलिए, साथ मिल कर के चलिए, जोड़ कर के चलिए। हिंदुस्तान का समाज तो ऐसा समाज है जहाँ हिंदू समाज के लोग चींटियों के ऊपर रहम करते हैं। वो चींटियों को बूरा खिलाते हैं, जा कर के आटा डालते हैं उनको। वहाँ इस तरह के जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉट हिंदूज। और हिंदू समाज के लोगों को बोलना चाहिए इनके खिलाफ कि हम में से नहीं है। दे आर एंटी नेशन पीपल्स। शुक्रिया आप सभी का। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे,
श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को कि सैफुद्दीन असगर, अब्दुल खादर, हिफ्जुर रहमान, मुजीबुल हक अब्बास और उसकी बीवी वसीम, शमशाद अंसारी, जहीरुद्दीन अफसान अंसारी, नासिर कुरैशी, लुकमान सुलेमान अंसारी, नूरुल हसन, विकास गायकवाड़, हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। सतारा डिस्ट्रिक्ट नूरुल हसन को 31 साल का सिविल इंजीनियर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में मंसूबाबंद तरीके से खुद फेसबुक पर किसी का अकाउंट हैक करके गैर गलत लिख दिए, जुलूस लेकर आए, मस्जिद के अंदर घुसकर नूरुल हसन को कत्ल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए, मैं जब बात किया ये कत्ल होने के बाद वहां के एसपी से, मैंने कहा क्या हो रहा है एसपी साहब, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा फेसबुक पर हमला। क्या सबूत है आपके पास के फेसबुक उन्होंने डाला? क्या आपने आईपी एड्रेस देखा उसमें किसने किया? ये हैक भी हो सकता है। बाद में मालूम हो रहा कि किसी और ने किया, नूरुल हसन की जान चले गई। और नूरुल हसन की बीवी क्या बोलती सुनो नौजवानों, वो हमेशा कहता था कि जमीन से जुड़े रहना चाहिए इंसान को। हम्बुल था, मुखलिस था, जमीन से जुड़े रहना चाहिए था, मगर आज नूरुल हसन जमीन के नीचे चला गया। नौजवानों, उसका बाप कहता है कि जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं रहा। सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है मौत को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? राजस्थान अलवर में वसीम को मार मार कर खत्म कर दिया गया। सतारा डिस्ट्रिक्ट नूरुल हसन को मस्जिद के अंदर घुसकर नूरुल हसन को कत्ल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम्हारे सामने वाकयात को रख रहा हूं। हिफ्जुर रहमान आसाम का 25 साल का, थोड़ा जहनी तवाजुन ठीक नहीं था तो उसको पकड़कर मॉब लिंच कर दिया गया कि ये गाय चोर है। और जब मैंने उसके वीडियो को देखा, हिफ्जुर रहमान 25 साल का वीडियो देखा, तो वीडियो में जब जालिमों ने उसको मार रहे थे, ये शैतान की औलाद है मारने वाले, तो हिफ्जुर रहमान अम्मा माँ माँ कहकर पुकार रहा था। लकड़ियों से मार मार कर हिफ्जुर रहमान को कत्ल कर दिया गया। हिफ्जुर रहमान का एक 8 साल का बच्चा भी है।
45 साल का मुजीबुल हक दारांग डिस्ट्रिक्ट आसाम में ऐसा ही मार मार कर पीट कर कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में अब्बास और उसकी बीवी खमरुल निशा को उसके पड़ोसियों ने राडों से मारकर कत्ल कर दिया। राजस्थान अलवर में वसीम को मार मार कर खत्म कर दिया गया। गाड़ी रोकी और गाड़ी पर हमला कर दिए। शमशाद अंसारी झारखंड सिकनी में 45 साल का, वही इल्जाम मार दिया। जहीरुद्दीन बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी रोकी, वो गाड़ी में जानवरों की हड्डियां फैक्ट्री को लेकर जाता था, वो एक जिले वहां पर मार दिए। 32 साल का अफसान अंसारी महाराष्ट्र के नासिक 24 जून को मार मार कर 20 लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। हाईवे पे स्मगलिंग कर रहा है बीफ की। नासिर कुरैशी उसको मार दिए। फिर लुकमान सुलेमान अंसारी 23 साल का महाराष्ट्र में राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने यह इल्जाम लगाया कि जानवर लेकर जा रहा था महाराष्ट्र में। वो दिन में 300 रुपये कमाता था, बीवी है, 18 महीने की बेटी है। लुकमान सुलेमान अंसारी को मार दिए। सतारा डिस्ट्रिक्ट नूरुल हसन को, 31 साल का सिविल इंजीनियर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में मंसूबाबंद तरीके से खुद फेसबुक पर किसी का अकाउंट हैक करके गैर गलत लिख दिए, जुलूस लेकर आए, मस्जिद के अंदर घुसकर नूरुल हसन को कत्ल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए, मैं जब बात किया ये कत्ल होने के बाद वहां के एसपी से, मैंने कहा क्या हो रहा है एसपी साहब? तो ने कहा नहीं ऐसा फेसबुक पर हमला। क्या सबूत है आपके पास के फेसबुक उन्होंने डाला? क्या आपने आईपी एड्रेस देखा उसमें किसने किया? ये हैक भी हो सकता है। बाद में मालूम हो रहा कि किसी और ने किया, नूरुल हसन की जान चले गई। और नूरुल हसन की बीवी क्या बोलती सुनो नौजवानों, वो हमेशा कहता था कि जमीन से जुड़े रहना चाहिए इंसान को। हम्बुल था, मुखलिस था, जमीन से जुड़े रहना चाहिए था। मगर आज नूरुल हसन जमीन के नीचे चला गया। नौजवानों, उसका बाप कहता है कि जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अकोला महाराष्ट्र में 40 साल का विकास गायकवाड़ दलित है, उसकी ऑटो रिक्शा में जा रहा था, उसको खूब पीटा। क्यों पीटा? विलास गायकवाड़ को उसके ऑटो के पीछे लिखा था KGN, ख्वाजा गरीब नवाज। बोले मुसलमान है उसको मारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन अजीज का हाल है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे।